हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जब बात होती है पुष्पीय पादपों की, तो चैप्टर का नाम से ही अपने आप में क्वेश्चन बनता है, पुष्पीय पादप कहेंगे किसे। तो पहला है चैप्टर का नाम, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि हमें पुष्पीय पादप का पता है तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हमें जानकारी और आसान हो जाएगी। पुष्पीय पादप, बेटा जी, पुष्पीय पादप होते हैं आवर्त बीजी। तो यहां मैं अगर कहूं आवर्त बीजी पादपों में जनन, आवर्त बीजियों में जनन बिल्कुल सही है। आवर्त बीजियों में जनन भी आप इसे कह सकते हो। और अब आती है जनन की परिभाषा। जब हमें दो बातों का पता चल चुका है, पहला कि पुष्पीय पादप आवर्त बीजी पादप, दूसरा लैंगिक जनन। जनन के दो प्रकार, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो यहां लैंगिक अंगों की बात होगी, लैंगिक संरचना की बात होने वाली है। पुष्पीय पादपों में जनन की बात हुई तो हमने जनन की भी परिभाषा समझनी होगी। जनन की परिभाषा क्या है? जनन जैविक प्रक्रिया है। पहली बात तो जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया जिसके दौरान जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु अपने समान नए जीव उत्पन्न करता। देखिए, बातें सारी क्लियर है। जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। तो अगर मैं कहूं जनन की परिभाषा में एक बात मुझे और मिली है, जनन जाति हेतु या जाति की निरंतरता हेतु अति आवश्यक होता है। इसका मतलब एक जीव हेतु जितना जनन ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा उस जीव की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। अब हमने कहा था कि हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में पुष्प के बारे में, लैंगिक संरचना के बारे में। आइए दूसरा हम पुष्प में या पुष्पीय भाग की लैंगिक संरचना को पढ़ते हैं। पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, किसे लैंगिक किसे अलैंगिक या सहायक भाग कहेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी हम किसी भी प्लांट को बोते हैं, सीड बोया आपने, तो सीड से जो प्लांट निकला, ऊपर की तरफ वाला भाग जो रहता है इसे हम प्ररोह कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? प्ररोह कहेंगे। यहां प्ररोह पर अलग अलग पत्तियों का निर्माण हो रहा है। अलग अलग कहने का तात्पर्य बहुत सारी पत्तियों का निर्माण हो रहा है। अभी ये अपनी कायिक अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? कायिक अवस्था में है। प्लांट अपनी कायिक अवस्था से निकला और आगे पहुंचा तो पता चला कि अब इसी प्लांट में जहां लीव्स आ रही है वहां एक फ्लावर का निर्माण हुआ है। जहां पहले लीव्स आ रही थी उसी जगह पर एक फ्लावर बना है। मैं फ्लावर का डायग्राम तो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट बड़ा प्यारा सा बनता है यहाँ पर, उसे समझ लेते हैं। तो जिस जगह पर पहले आपने कहा लीव्स थी, उसी जगह पर अब ये पुष्प आ गया है। अरे भाई साहब, हमारा पॉइंट अगला भी क्लियर हो गया है। क्या था पॉइंट? जहां आपने कहा लीफ है मतलब प्ररोह है, उसे आपने कर दिया अब रूपांतरित। क्या कर दिया? रूपांतरित। और उसी को रूपांतरित करके अब बना लिया पुष्प। तो मैं समझ गया पुष्प क्या है। मेरी पॉइंट, अगला पॉइंट आ गया, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह है। तो जब वो कायिक अवस्था से जननिक अवस्था में आता है, कौन सी अवस्था में? जननिक अवस्था में। तो वह अपने प्ररोह को रूपांतरित करके
पुष्प में बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्योंकि पुष्प आपका जनन दर्शाएगा तो पुष्प, दूसरा पॉइंट ये हो गया, पुष्प क्या हो जाएगा, पुष्प पादप में, पुष्प पादप में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का या लैंगिक जनन की संरचना है। अगर लैंगिक जनन की बात की जाए तो पुष्प में देखा जाएगा पुष्पीय पादपों के अंदर पुष्प किए जा रहे हैं। पुष्प के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो देखिएगा, पुष्प की संरचना में पहले हम संरचना का निर्माण करेंगे, संरचना बनाते हैं, फिर ही उसी के सारे भागों को पढ़ते हैं। संरचना बनाने से, क्योंकि देखिए मॉर्फोलॉजी अगर आपको दिख जाए तो आप उसकी थ्योरी आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले पुष्प के बारे में, आपने पुष्प देखा तो बीचों बीच में कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी, इनके नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पहले इसकी संरचना को बनाते हैं। पुष्प की संरचना में सबसे पहला, यहां बाहर की तरफ से अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि मैंने बीच में एक पहली संरचना बना रखी है, ये मैंने सबसे बाहर की संरचना की बात की है। दूसरा, इसी बाहर की संरचना के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर पंखुड़ियां, अलग अलग रंगों की पंखुड़ियां पाई जाती है, और अलग अलग रंगों की पंखुड़ियों का काम क्या है, परागकण है। परागकणों को पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया परागण होती है, उसके लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरी संरचना, तो सबसे पहली संरचना आपने ये बनाई, दूसरी ये बनी, तीसरी में एक और संरचना का निर्माण कर रहा हूं, इस संरचना का नाम। अब देखिए, जब आपने इन चारों संरचनाओं का निर्माण किया तो आपको पता चला एक पुष्प के अंदर मुख्य रूप से 4 संरचनाएं, आपको 4 चक्रों के रूप में, यहां नीचे की तरफ आपका पुष्प आसन, पुष्पासन है, और इस पर 4 संरचनाएं अभी आपको दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है बाह्य दल, सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल, दूसरा दल, फिर पुंकेसर, अंदर की तरफ स्त्रीकेसर। तो मुझे पुष्प में 4 संरचनाएं बनी, 4 संरचनाएं मिली है, तो मैं कह सकता हूं पुष्प में संरचनाएं 4 चक्रों के रूप में प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है, 4 चक्रों में उपस्थित। अब ये 4 चक्र कौन कौन से हैं? सबसे बाहर का जो पहला चक्र होगा, देखिएगा सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बाह्य दल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला आएगा बाह्य दल, पहला कौन सा, बाह्य दल हो गया। दूसरा, दूसरी संरचना का नाम ये रहा दल। तीसरी संरचना ऊपर की तरफ, इसे आपने नाम दे दिया पुंकेसर। चौथी संरचना बीचों बीच में है, ये हो जाएगा स्त्रीकेसर। अब जब क्वेश्चन बनता है तो जो संरचनाएं हैं बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है या अंदर से बाहर की तरफ, अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी हमें याद तो रहता है बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, लेकिन हम बाहर से अंदर और अंदर से बाहर क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना ही भूल जाते हैं। अंदर से बाहर की तरफ स्त्रीकेसर, पुंकेसर, दल, बाह्य दल, बाहर से अंदर की तरफ। अच्छा, ये तो सारी की सारी संरचनाएं आपने बाहर अंदर, अंदर से बाहर की तरफ देख ली। इन्हीं संरचनाओं के साथ साथ में कुछ और भी संरचनाएं, अब ये तो 4 तो हमारी संरचनाएं होगी पुष्प की। नीचे जहां पर पुष्प अपना आसन लिए बैठा है, इस संरचना का नाम हो जाएगा पुष्पासन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पुष्पासन। अंदर की तरफ, यहां अंदर की तरफ आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी इस प्रकार से, ये जो मैंने संरचना बनाई है, इसे आप नाम दे दोगे बीजांड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीजांड। बीजांड मुझे जिस जगह मिल रहा है, तो जिस जगह पर मिलता है उसे लोक्यूल कहा जाता है। क्या कहेंगे, लोक्यूल कहते हैं। ये वाली संरचना आपको पुष्प में दिखाई दे रही है। अब एक एक करके मैं अगर संरचनाओं का अध्ययन करूं, सबसे पहले मैंने कहा बाह्य दल। सबसे पहली संरचना का नाम
बाह्य दल। शुरुआत से ही पता चल रहा है, साफ साफ देखने से बाहरी है, पहला पॉइंट आ जाएगा बाहरी। और जब भी बाहरी की बात आए तो वो होती है सुरक्षात्मक आवरण। तो बाहरी सुरक्षात्मक आवरण, तो ये हो गया बाहरी सुरक्षात्मक आवरण। अब सुरक्षात्मक कब है? पुष्प की कलिका अवस्था में। तो पुष्प की कलिका अवस्था में जननिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जननिक भागों को जब कलिका अवस्था होती है तब ये सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य दल क्लियर है। दूसरी संरचना का नाम है दल। बाह्य दल के बाद दल। दल जो रहता है वो रंगीन भाग है। पहला पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं दल कैसा, तो मैं कहूंगा रंगीन भाग है। कैसा है? रंगीन भाग है। अलग अलग रंगों का होता, चटकीले रंगों का होता है। तो कारण आपसे पूछा जाएगा रंगीन क्यों है? क्योंकि यह भाग परागण हेतु, बिल्कुल परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करता है। देखिए क्यों जरूरत पड़ी है? एक पादप अपनी अधिकांश ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ पुष्प को बनाने में खर्च कर देता है। उसे पता है पुष्प अगर अच्छा नहीं बना, अगर फ्लावर की संरचना अच्छी नहीं बनी, तो किसी प्रकार से कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा, तो आगे की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो पाएगी। तो पुष्प का बनना और अच्छा बनना बहुत जरूरी है। तीसरी संरचना जो थी हमारे पास में, उस संरचना का नाम था पुंकेसर। देखिएगा पुंकेसर। अब क्योंकि पुंकेसर भाग जो है वो है पुंकेसर नर भाग। इससे पहले हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि नर है या मादा भाग है। तो यहां में एक पॉइंट ऐड कर दो पहले बीच में, इसके नोट करके दोनों पॉइंट को आप अगर देखो तो दोनों पॉइंट जो है ये किसी प्रकार से जनन में काम नहीं करते, यानी कि जननिक संरचनाओं के निर्माण में नहीं कार्य करते हैं। तो मैं कह सकता हूं दल तथा बाह्य दल, दल तथा बाह्य दल, दल तथा बाह्य दल सहायक संरचनाएं हैं। सहायक संरचनाएं हैं। ये जननिक संरचनाएं नहीं होती है, ये सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करेगी। कैसे? एक को सुरक्षा करने में, दूसरा आकर्षित करने में। तो ये सहायक संरचना होगी, जननिक संरचना नहीं है। अब हम पहली जननिक संरचना जिसे आपने नाम दिया था पुंकेसर को पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी, पुंकेसर की संरचना में, ये पुंकेसर की संरचना ऐसा ही बनाया था एनसीईआरटी में। इस संरचना में जो ये वाला भाग है इसे कहा जाता है तंतु, कुतंतु, और इसे कहा जाता है परागकोश। ये जो संरचना है ये परागकोश है। अब बिंदु ए तथा बी, देखिए कहां है बिंदु ए, यहां पर बिंदु ए और बी, इन पर क्वेश्चन बनता है। ये जो भाग है बिंदु ए, ये होता है समीपस्थ भाग। ये कैसा है? समीपस्थ भाग। किसके समीपस्थ भाग? तो ये जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है पुष्पासन से। ये किससे जुड़ा रहेगा? पुष्पासन से जुड़ता है। जबकि इसे कहा जाता है दूरस्थ भाग। इसे क्या कहेंगे? दूरस्थ भाग, जो कि जुड़ा रहता है परागकोश से। तो ये परागकोश से जुड़ता है। अरे सही जा रहे हैं, परागकोश से जुड़ने वाला। मैं ये कह सकता हूं अगर समीपस्थ और दूरस्थ भाग को जोड़ने का काम करे तो वो कुतंतु हो जाएगा। इसी संरचना में
अभी सामने से देखने पर ये आपको दो ही दिखाई दे रहा है, जैसे ये इस तरह से है। लेकिन अगर इसको मैं टीएस काटू, ट्रांसफर सेक्शन काटू, अनुप्रस्थ काट काटू, सामने से देखने पर ये आपको कैसा दिखाई देता है, उसकी संरचना को भी हम समझते हैं। तो अगर मैं इसके सामने वाली संरचना बनाऊं तो सामने वाली संरचना में कैसा दिखता है, देखिए बच्चा, ये था हमारा परागकोश, पुतंतु, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसा ही एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये परागकोश की संरचना है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले बना रहा हूं परागकोश। क्या बना रहा हूं? परागकोश की संरचना। इस परागकोश की संरचना में यदि आप देख पाओ, इस परागकोश की संरचना में आपको बीचों बीच में ये जो आपका फिलामेंट था, ये बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। ये रहा बीच वाला भाग। ये अब संरचना में आप जब इस संरचना को देख रहे हो तो आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करने को देखा जा रहा है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही हो। जैसे यहाँ बना हुआ जैसे दो पार्ट में, तो यहाँ वॉल की संख्या, भित्तियों, थीका की संख्या 2 दिखाई दे रही है। फिर प्रत्येक के अंदर एक थीका, एक भित्ति के अंदर यहाँ एक बीजाणुधानी है, दूसरी बीजाणुधानी, तीसरी बीजाणुधानी, चौथी बीजाणुधानी। ये जो आपके पास में दिखाई दे रही है, इसमें 4 बीजाणुधानियां हैं, लेकिन भित्तियों की संख्या, पालियों की संख्या यहाँ 2 है। तो परागकोश, पहला ही क्वेश्चन हो गया। पहला तो वही नर जननिक भाग। पहला कौन सा? नर जननिक भाग है। ये नर जननिक भाग है। दूसरा, क्योंकि आपको इसमें थीका की संख्या 2 मिल रही है, तो मैं कह दूं नर जनक संरचना के बाद में परागकोश द्विपालित और प्रत्येक पाली में यहां जो ये स्पोरेंजियम, इनके नाम अभी बताऊंगा आपको, सबका एक एक करके लेबलिंग भी करेंगे। इनकी संख्या 2 दिखाई दे रही है। तो अभी हमारे पास पहला पॉइंट है कि परागकोश द्विपालित होता है। अभी मैं यहां इसको रोकता हूं। फिर इनको कहा जाता है, इन संरचनाओं का नाम होता है बीजाणुधानियां। जिन बीजाणुधानियों के अंदर पराग कण डेवलप्ड हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 द्विपालित तथा चतुष्क बीजाणुधानिक। तो परागकोश द्विपालित तथा चतुष्क बीजाणुधानिक होता है। सही कहा। अब इस संरचना में फिर से वही लेबल करते हैं। फिर से देखो, जब बाहर की बात आती है, ऊपर की बात आती है, तो इसे कहा जाता है सबसे बाहरी वाली संरचना अधिचर्म। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, अधिचर्म की संरचना, मैं एक कोशिका की परत बना रहा हूं उसको। कोशिकाएं बहुत सारी है, लेकिन कोशिकाओं की परतों के रूप में कहा जाए तो एक ही परत के रूप में व्यवस्थित है। इनको थोड़ा बीच में आ जाइए साहब। दूसरी आपके पास जो परत आ रही है, फिर से सेकंड नंबर पर, इसमें भी परतों की संख्या तो एक ही है, एक कोशिकीय परत है। इसका नाम हो जाएगा, दूसरे वाले का नाम हो जाएगा अंतस्थिशियम। अंतस्थिशियम, तो ये है अंतस्थिशियम, दूसरी कोशिकीय परत का नाम। तीसरी जो परत आने वाली है, तीसरी परत में आपकी एनसीईआरटी ने यहां लेयर बना रखी है बेटा जी 2। समझ गए आप? ये 2 परतीय संरचना होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसे आप कहते हो मध्य परत। इसे क्या नाम दे दिया? मध्य परत। तो ये हो गया मध्य परत संरचना। और अंदर की तरफ जो पूरे पूरे परागकोश को आवृत किए हुए संरचना होती है, इसे आप नाम दे दोगे। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे नाम दे दिया आपने टैपिटम। ये कौन सी संरचना हो गई? टैपिटम की संरचना हो गई।
बीचों बीच वाला पोर्शन ये जो था इसे आपने कहा था योजी कनेक्टिव, और ये कनेक्टिव ही यहां से बीच में से इस भाग को दोनों पालियों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये द्विपालित, और प्रत्येक पाली में अब हमें पॉइंट मिला है। देखो एक पाली में इन्हें कहा था आपने बीजाणुधानियां, लिख लेते हैं, ये हो जाएगी बीजाणुधानी। बीजाणुओं को धारण करने वाली, बीजाणुओं को धारण, कौन से, लघु बीजाणु पराग कण को धारण करने वाली संरचना बीजाणुधानी कहलाती है। तो प्रत्येक पाली में बीजाणुधानियों की संख्या 2 है। तो मैं कह सकता हूं प्रत्येक पाली में बीजाणुधानी की संख्या कितनी हो गई, 2 होती है। अरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, पूरे पराग कोश का कहा जाए तो 4 है, प्रत्येक पाली का कहा जाए तो 2 ही है। अब आगे बढ़ते हैं इसी संरचना में। मैं इस संरचना को आगे की डिटेलिंग के लिए इधर आ जाता हूं। देखो विद्यार्थी, आपने कहा सेकंड लेयर का नाम था एंडोस्टीशियम, अंतस्टीशियम। हमारे पास में अंतस्टीशियम की दूसरी परत थी, ये रही अंतस्टीशियम। पहली लेयर को नहीं बना रहा हूं, मुझे यहां एक संरचना का निर्माण करना, ये अंतस्टीशियम, ठीक हुआ। अब इस अंतस्टीशियम में आपको यहां पर इस प्रकार से व्यवस्थित कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, माफी चाहेंगे, अंतस्टीशियम में यहां पर इस जगह पर कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है जो कि अरीय रूप से व्यवस्थित है। किस तरह से, अरीय रूप से व्यवस्थित है। फिर से यहां वो संरचनाएं दिखी मुझे, अंतस्टीशियम की यहां संरचना दिखी है, और ये व्यवस्था फिर से यहां पर भी देखने को मिली है, ये व्यवस्था इधर भी है। ये जो आपको यहां और यहां अंतस्टीशियम के अंदर व्यवस्था दिखी है, इसे कहा जाता है अल्फा सेल्यूलोज के रेशे। तो इस संरचना का नाम जो आपने अभी व्यवस्था बनाई है, इसे कहते हैं अल्फा सेल्यूलोज के रेशे। ये हो जाएंगे अल्फा सेल्यूलोज के रेशे। अल्फा सेल्यूलोज के रेशे। अब कैसे व्यवस्थित है, सारी एक एक संरचनाओं को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पर अल्फा सेल्यूलोज के रेशे हैं, यहां पर है, और जिस जगह पर नहीं है उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा स्टोमियम। तो ये बन गया हमारा स्टोमियम। इसी जगह से पराग कोश में स्फुटन देखा जाता है। पराग कोश का जो स्फुटन होता है उस स्टोमियम क्षेत्र से देखा जाता है। थोड़ा अगर अपन फिजिक्स समझे, ये वाली स्टोमियम जब, क्योंकि ये आगे की तरफ जब परागकोश डेवलप हो जाएगा तो इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा या नीचे की तरफ खींचेगा, बाद में बीच में पोर्शन से इस जगह से टूटेगा, स्टोमियम वाले पोर्शन में परागकोश के स्फुटन में कार्य करता है। आइए एक एक संरचना को समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा अधिचर्म के बारे में, तो हम समझ रहे हैं अधिचर्म के बारे में, वही बाहरी सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण। और दूसरा पॉइंट बड़ा प्यारा है, अभी देखिएगा, इसमें आपने कहा था कि कोशिकाओं की संख्या, परतों की संख्या 1 है, तो मैं कह दूं एक कोशिकीय परत, एक कोशिकीय परत। अरे कोशिकाएं बहुत है लेकिन यहां परतों की संख्या क्या है, 1 ही है, तो ये एक कोशिकीय परत है। अंत अधिचर्म का काम हो गया समाप्त। दूसरी हम हेडिंग लगाते हैं, सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं अंतस्टीशियम। हाँ जी, दूसरी परत है अंतस्टीशियम, सेकंड लेयर थी, और इसी सेकंड लेयर में आपने जमाव किया था अल्फा सेल्यूलोज के रेशे। विद्यार्थी, आपने 11th क्लास में ये व्यवस्था पढ़ी होगी, अगर कोई भी व्यवस्था जो मुख्य बिंदु से रेडिएट हो रही हो, आपने इस तरह की व्यवस्था को नाम दिया अरीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था,
अरीय व्यवस्था। तो अगर मैं सही हूं तो यहां देखने पर मुझे फिर से ऐसी व्यवस्था नजर आ रही है, देखिए अरीय व्यवस्था जैसी। हाँ, तो मुझे पता चला है कि ये जो व्यवस्था है अंतःस्थिशियम जो है वो दूसरी परत, इनमें अल्फा सेल्यूलोज के रेशे, किसके? अल्फा सेल्यूलोज के रेशे अरीय रूप से व्यवस्थित, अल्फा सेल्यूलोज के रेशे अरीय रूप से व्यवस्थित, अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनमें आपको जो व्यवस्था दिखाई दे रही है वो अरीय रूप से होती है, बहुत जरूरी है। जब अपन परागकोश के स्फुटन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था, वहां हम फिर से इस अल्फा सेल्यूलोज का जिक्र करने वाले हैं। जलग्राही प्रकृति की होती है। दूसरा जलग्राही, हाइग्रोस्कोपिक, तो ये जलग्राही प्रकृति की, जलग्राही प्रकृति की परत है। अब क्योंकि ये अल्फा सेल्यूलोज के रेशे हैं तो ये रेशामय परत है। तीसरा हो जाएगा रेशामय परत है, इनमें रेशे हैं। तीसरा भी क्लियर, दूसरा भी। अब तीसरी जो हमारे पास में परत आई है, तीसरी परत का नाम हो जाएगा मध्य परत। तीसरी परत का नाम मध्य परत। अब जो मध्य परत है इसमें बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि देखिए अगर इस संरचना को देखा जाए, इस संरचना में मध्य परत में कोशिकीय परतों की संख्या एक से अधिक होती है। तो पहला पॉइंट आपने कह दिया, इसमें मध्य परत एक से अधिक कोशिकीय परत है, एक से अधिक कोशिकीय परत होती है। इतना ही। अब जब हम और डिटेल में जाए, देखा जाए तो पोषण देने के लिए जिम्मेदार वैसे मध्य परत था, लेकिन उससे पोषण किसने ले लिया? टैपिटम ने। फाइनली हैंड ओवर जो करता है वो टैपिटम करता है। पोषणीय परत जो है वो टैपिटम होता है, जो योजी होती है वो मध्य परत से होता हुआ पोषण को आगे टैपिटम को सुपुर्द कर देता है। तो जब मध्य परत की बात आती है उसमें एक ही बात याद रखेंगे, एक से अधिक कोशिकीय परत होती है। चौथी परत बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं और वो एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ वन हमारे पास में है टैपिटम। चौथी जो परत है वो कौन सा हो जाएगा? टैपिटम। अच्छा, टैपिटम चौथी परत है। इससे पहले तीन परतें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले अधिचर्म पढ़ी, एंडोस्टीशियम पढ़ी, मिडल लेयर पढ़ी। आपकी एनसीईआरटी कहता है इन तीनों परतों के बारे में, तीनों परतें, तीनों बाहरी परतें, तीनों बाहरी परतें सुरक्षात्मक होती है। जी हाँ बच्चा, ये जो तीनों बाहरी परतें हैं, तीनों की तीनों सुरक्षात्मक है। देखिए माफी चाहेंगे, हमने वहां पर भी कहा था, जब इससे पहले भी एक ऐसा पॉइंट आया था तो हमने इसको इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास एक और पॉइंट था, हमने कहा था ऊपर की तरफ कि दल तथा बाह्य दल सहायक संरचनाएं हैं, क्वेश्चन बन चुका है इस पर। अगला जो पॉइंट था वो हमारे पास तीनों परतें सुरक्षा, एनसीईआरटी ने नीट के एग्जाम ने एनसीईआरटी से इन लाइनों को उठा रखा है। और हमारे पास अब चौथी परत आ जाएगी जो कि है टैपिटम की परत। चौथी परत कौन सी है? टैपिटम है। पहला तो क्योंकि ये परिवर्तनशील पराग कणों को, जो परागकण अंदर बन रहे हैं, परिवर्धित हो रहे हैं, उनको पोषण देने का काम कर रही है। तो मैं कह दूं परिवर्धनशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। यह परिवर्तनशील जितने भी परागकण अभी बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? टैपिटम करता है। अब टैपिटम के बारे में अगला पॉइंट पढ़ें, उससे पहले यदि हमें पता हो कि अगर कोशिका में केंद्रक विभाजन तो हो,
कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो, बहु केंद्रीय अवस्था आती है। यही हमारा अगला क्वेश्चन भी बनता है। टैपिटम बहुकेंद्री पॉलीप्लॉइड संरचना है। इसमें केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है, बहुकेंद्रीय अवस्था, क्योंकि इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की तरह, यानी कि केंद्रक विभाजन तो हो गया, पीछे कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, बहुकेंद्रिक परत है। टैपिटम के लिए इसके कार्य के रूप में अगर देखा जाए, कार्य बड़ा प्यारा है बेटा। सबसे पहले तो पोषण प्रदान करती है, ये पहला ही पॉइंट है, पोषण प्रदान करती है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा अगर मैं कहूं, टैपिटम से एक एंजाइम निकलता है, सारा का सारा आ गया, परागकणों के बाहर की तरफ आवरण रहता है, परागकणों को चारों को जोड़ के रखने वाला एक कवरिंग रहती है, तो सारे के सारे के बारे में आगे आएंगे। लेकिन अभी इसके कार्य में है कि ये क्या कर रहा है, स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है, स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है। अब क्या है स्पोरोपोलिन, अभी परागकण की संरचना पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा स्पोरोपोलिन क्या है। इससे बाहर जब परागकण बनते हैं तो परागकण 4 टेट्राड के रूप में, चतुष्क के रूप में बनते हैं। उन चतुष्क को आपस में जोड़ने के लिए जो काम करता है संरचना, उसे कहा जाता है कैलोज परत। लेकिन परागकण 4 के रूप में तो आगे नहीं जाते हैं, एक एक के रूप में जाएंगे। तो उन चारों परागकणों को हमें करना पड़ेगा अलग, और अलग करने के लिए उस परत को, कैलोज परत को घोलना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास में तीसरा हो जाएगा कैलेज एंजाइम, जो कि घोल रहा है। तो कैलेज एंजाइम का स्रावण करता है, स्रावण करता है। सही जा रहे हैं। कैलेज एंजाइम में जो परागकण आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन जुड़े हुए परागकणों को अलग करने का काम करता है। फिर एक और पॉइंट, पोलन किट येलो कलर का परागकणों को यूवी रे से बचाता है, उसका भी निर्माण कौन कर रहा है, यही टैपिटम कर रहा था। पोलन किट का निर्माण करता है। ये जो पोषण की बात आई, उसके आधार पर वैसे देखा जाए तो टैपिटम 2 प्रकार का, एक अमीबीय होता है, दूसरा ग्रंथिल होता है। अमीबीय क्या करेगा, अपने पोषण को लिया, सीधा सीधा बिना अपना कुछ साइन छोड़े हुए सीधा सीधा परिवर्तनशील परागकणों को दे देता है, ले जाइए साहब। इसीलिए वह अविकसित प्रकार का टैपिटम है। लेकिन जो विकसित प्रकार का टैपिटम होता है, जिसे ग्रंथिल टैपिटम कहा जाता है, तो ग्रंथिल टैपिटम में एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है युभिष्ठकाय। युभिष्ठकाय का निर्माण भी कौन कर रहा है, युभिष्ठकाय का निर्माण ये भी कौन करेगा, टैपिटम करेगा। टैपिटम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संरचना में से है। तो टैपिटम तक की संरचना आपके परागकोश की संरचना में आ गई। मैं आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।